हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। डेट आज की 15 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ कि प्रधानमंत्री ने रूरल स्प्रेड के बारे में बातचीत की कि कैसे कोविड-19 के केसेस गाँवों में फैल रहे हैं। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताई कि हम कैसे भी करके फाइट बैक करेंगे और एक जीतेंगे ज़रूर। ठीक है, तो बेसिकली कल फार्मर्स के साथ में इंटरेक्शन था और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके अंतर्गत जो फंड दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो बेसिकली इस न्यूज़ में जो बातें की गई है वो तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पीएम किसान योजना एक तो, और एक इस आर्टिकल में एक और नाम आया है दैट इज़ बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। तो इस फंड के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, यहाँ बताया जा रहा है कि 272 ऐसे ज़िले हैं जिनको इस बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अंतर्गत सहायता दी जाती है। उनमें से 243 ज़िलों के अंदर केसेज आए हैं, लगभग 39.16 लाख, ठीक है, इन्फेक्शन के केसेज आए हैं। तो बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक तो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड हो गया और एक जो प्रधानमंत्री किसान स्कीम है ये हो गई। देखो इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में एक्सप्लेन पेज पे पूरा आर्टिकल है, तो वहाँ पर पूरी डिटेल हम इस स्कीम की ले लेंगे। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर इसके अलावा दूसरे देखें तो दिल्ली में केसेस पहली बार आप देख सकते हो थोड़े कम आने लगे हैं और जो बेड्स हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू में जो बेड्स हैं वो थोड़े से वैकेंट होने लगे हैं। तो रिकवरी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। बट दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सीधा सा स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। सिंपल सी दो चीज़ें, एक तो मास्क प्रॉपर्ली लगा के रखो, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखो, तीसरा हाइजीन का ध्यान रखो। ये तीन चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देने के लिए उन्होंने बात बोली। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। स्पुतनिक ने अपनी तरफ से रेट डिक्लेयर कर दिए कि 1000 रुपये में एक शॉट हम अवेलेबल करा देंगे जून के मिड से। ठीक है, स्पुतनिक रशिया का कैंडिडेट है और हमारे यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है DRL जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है, वो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है स्पुतनिक का। मतलब कोलैबोरेशन हुआ है रशिया की फार्मा कंपनी के साथ में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का। इससे ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। गोवा में फिर से 13 जनों की डेथ हो गई, सुबह देख लिया था आर्टिकल, कुछ काम का है नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हो पंजाब ने प्रोक्योरमेंट के लिए अपनी तरफ से कोशिशें की है। हाँ, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि पंजाब में अभी एक तो कोवैक्स प्रोग्राम को ज्वाइन करने का है, वो तो देखेंगे हम एक्सप्लेन पेज पे। बट यहाँ पर जो है दैट इज़ कि अब पंजाब में वीट प्रोक्योरमेंट में डायरेक्ट पेमेंट का फ़ायदा मिल रहा है। तो इस न्यूज़ को एक बार हम थोड़ा सा देख लेंगे। इधर आप देख सकते हो यूथ कांग्रेस अपनी तरफ से काम कर रही है, वो भी इतनी काम की नहीं है, ये भी काम का नहीं है। इधर आप देख सकते हो इजराइल में और गाजा स्ट्रिप पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, उसमें इंडियन नर्सेज हैं वो भी फंसी पड़ी है। तो उसको लेकर के थोड़ा सा पोर्शन इस आर्टिकल से हम निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें देखेंगे। आगे देखें, पेज नंबर 3 की बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर एक बार देखेंगे कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि कोविड जो है वो रिफॉर्म्स के रोड मैप पे कोई असर नहीं डालेगा। तो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में जान लेंगे। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम जो है वो अब देखो ब्रेक्जिट कर चुका है, तो ऐसे में इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के चांसेस हैं, उसको लेकर के आर्टिकल है, थोड़ा सा इसको भी देखेंगे। और एक ये जो पोर्शन है इंडिया नीड्स पॉलिसी चेंज रिफॉर्म्स, इस वाले आर्टिकल में जो एक्सपर्ट हैं इन्होंने अपनी तरफ से बताया है कि इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो रुके नहीं। अच्छा पोर्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके रिवाइज होंगी, देखेंगे। ये हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं और ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। पेज नंबर 4 की अगर बात करें तो ये हमारे काम का नहीं है। इधर आप देख सकते हो राज्यसभा की सेक्रेटरी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अब देख सकते हो राज्यसभा के अंदर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अभी वर्चुअल मीटिंग जो स्टैंडिंग कमिटीज़ है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ है, उनकी नहीं पॉसिबल है। तो आपके लिए टास्क क्या है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में एम लक्ष्मीकांत से एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे, बाकी आर्टिकल हमारे लिए काम का है नहीं। इसके अलावा हमारे लिए 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। एक तो ये देखोगे कि कोविड के केसेस नियामगिरी हिल्स में जो ट्राइब्स रह रही हैं उनमें भी देखने को मिला है, तो थोड़ा सा मैपिंग का भी काम हो जाएगा और इस पर्टिकुलर ट्राइब की बात की जा रही है उसके बारे में भी देख लेंगे। दूसरा जो है वो ये कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ये कहा है कि 31 मई को केरला कोस्ट, दैट मीन मालाबार कोस्ट को मॉनसून जो है वो हिट करेगा। तो इस आर्टिकल को भी मैपिंग के साथ में डिस्कस करेंगे। तीसरा साइक्लोन ताउक्ताए, ठीक है, ये
आज से बनना बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है, मतलब इंटेंसिफिकेशन बढ़ता चला जा रहा है और 17 मई को सीवियर कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होने वाली है इसकी, ये बताया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो इसके बारे में भी देखेंगे और साथ में आपके लिए टास्क क्या आ गया, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी जेनेसिस के बारे में आप पढ़ोगे, जो 11th की बुक है एनसीईआरटी की, उससे रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा और कुछ काम का है नहीं हमारे लिए इस पेज पे, बस एक ये छोटा सा दिया हुआ है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की प्रोडक्शन के लिए आईआईटी कानपुर का एक स्टार्टअप है उसको अलाउ कर दिया गया है, ये एक प्रोविज़न दिया हुआ है। तो इनोवेशन इंक्यूबेशन की कभी बात आए तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो कि आईआईटी कानपुर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का प्रोडक्शन। इसके अलावा कुछ काम का नहीं है। आगे देखते हैं, देखें एक्सप्लेन पेज पे पहला आर्टिकल है पंजाब का कोवैक्स होप। क्या है ये कोवैक्स और क्या आशा है पंजाब की, जानेंगे इसको। दूसरा इधर आप देख सकते हो कि एक अगर वैक्सीन ले ले इंडिविजुअल, एक शॉट तो ले ले कोविशील्ड का और दूसरा शॉट ले ले कोवैक्सीन का, तो उसका क्या असर रहेगा। तो स्टडीज़ ये कह रही हैं केवल रिएक्शन जो है बॉडी में वो देखने को मिलेंगे, बाकी कोई सीवियर सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस पर और ज़्यादा स्टडी की जाएगी, थोड़ा सा ये आप जान चुके होंगे, बाकी और देख लेंगे। स्पुतनिक ने जो प्लान आउट किया है वो देख ही चुके हैं और इधर आप देख चुके हो, इधर हम इसके बारे में पहले देख चुके हैं। फ्रंट पेज पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत में फार्मर्स को पैसा अलोकेट किया गया है, तो स्कीम की डिटेलिंग हमारे को यहाँ पे मिल जाएंगी, देख लेंगे इस आर्टिकल से। आगे देखें, वर्ल्ड पेज पे एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो हम देख सके, बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है। एक तो क्या कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, इसका आउटब्रेक कैसे हुआ, उसके लिए एक थ्योरी चल रही है, दैट इज़ कि लेबोरेटरी में रिसर्च के टाइम पे ये लीक हुआ था। तो अभी तक क्या है, प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि कोरोना का आउटब्रेक हुआ क्यों। तो साइंटिस्ट्स का क्या कहना है कि जब तक हमें प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिल जाते तब तक इस थ्योरी को ही हमें मानना पड़ेगा कि लैब से ही रिलीज हुआ था, ठीक है, बाकी कुछ काम का नहीं है। इधर देख सकते हो काबुल में मॉस्क में अटैक हुआ है, तो तालिबान एक तरफ तो सीज फायर की बात करता है, दूसरी तरफ ये बॉम्ब अटैकिंग लगातार हो रही है, 12 जनों की मौत हो गई वहाँ पे। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं हर्डल का काम कर सकता है, बट वही चीज़ अब यूएसए ने मानस बना लिया विड्रॉ करने का, तो वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करेगा ही, ठीक है। तो इसमें कुछ काम का है नहीं वैसे। इधर आप देख सकते हो नेपाल में पीएम ओली की सरकार गिर गई, पर कोई भी आगे नहीं आ पा रही है दूसरी पार्टीज जो सरकार बना सके। ऐसे में पीएम ओली को ही फिर से प्रपोजल दे दिया कि भाई आप शपथ तो लो और फिर बाद में अपनी मेजोरिटी साबित करते रहना, ठीक है। गाजा का ये आप जानते हो, हम नहीं देखेंगे। इधर आप देख सकते हो यूके में इंडिया का जो वेरिएंट है ना B.1.617, इस वेरिएंट के स्ट्रेन का जो इन्फेक्शन है वो फिर से एक वेव ला रहा है वहाँ पे। तो ऐसे में लोकल लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं ब्रिटेन में, यूके में, ये बताया जा रहा है। तो कुछ काम का है नहीं हमारे लिए। सिमिलरली इधर देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो जाने वाले थे उन लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ गई है कोविड-19 के चलते। तो ऐसे में अब वो अपने देश को जाने से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उनको ठीक होना पड़ेगा, तब जा करके जा पाएंगे। तो वर्ल्ड पेज पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। आगे देखें, इकोनॉमी पेज पे हम जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ दिस वन कि साइबर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके चलते डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपने स्टाफ को ये कह दिया कि आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या प्राइवेट जो क्लाउड सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे आपने देखा होगा गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आई क्लाउड, बोला इस पर आप अपना डेटा बिल्कुल भी नहीं स्टोर करोगे और अगर स्टोर करोगे तो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इसको देखेंगे थोड़ा सा। ये प्रोविज़न इसमें बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि लॉकडाउन देखो स्टेट अब की बार इम्पोज कर रहे हैं और बैंक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो ऐसे में बैंकिंग की जो फंक्शनिंग है उनमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बैंकों में काम करने वाले स्टाफ को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी रोक रही है, बोल रही है कि लॉकडाउन लग रहा है। तो ऐसे में बैंकिंग में कहीं ना कहीं डिसरप्शन आ रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे कंट्री के अंदर एक प्रॉपर प्लान ना होने के चलते कितनी परेशानियां होती है। एक सिस्टम जो मैकेनिज्म है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब एक टीम वर्क जो होना चाहिए उसकी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये देख सकते हो। इसके अलावा वैक्सीन वेवियर को लेकर के ये आर्टिकल है, वैक्सीन में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवियर को लेकर के, तो थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में भी देख लेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो कोई भी आर्टिकल इकोनॉमी पेज पे और इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अब देख लेते हैं जितने आर्टिकल्स हमारे पास में डिटेल में उनको। फर्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज से कि पंजाब में हमने देखे थे फार्म प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये जो 3 नए बिल लाए गए थे, जिसमें एक बिल में प्रोविज़न था कि जो आरटीआईज़ का जो रोल है, ठीक है, एपीएमसी मंडीज़ का जो रोल है उसको कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट मैनर में इम्प्रूव करने के लिए जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है,
उसको फार्मर्स के अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के अंडर में। तो ऐसे में अभी क्या है, प्रोटेस्ट हो गए, फिर उसके बाद में कोविड-19 के केसेस आने के चलते एक बार वो प्रोटेस्ट जो है एक बार सस्पेंड हो गए, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉज को अप्लाई करना पड़ गया। और इसका रिजल्ट क्या रहा कि अभी ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इसके बेसिस पे प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी सरकार ने, जो रबी की अभी सीज़न आई है, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद में गेहूं, चना, इनकी अगर बात करें तो ऐसे में वीट प्रोक्योरमेंट बहुत हाई देखा गया है अब की बार। और इसकी वजह क्या है, डायरेक्ट पेमेंट जो ट्रांसफ़र किए गए हैं ना फार्मर्स के, तो आप देखोगे एक तरफ जहां पे फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था कि कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा राज्य सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ऐसे में ये एक अच्छी खबर है कि ज़्यादा प्रोक्योरमेंट जो है वो अच्छा हो पा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को देख करके फार्मर जो हैं वो सीधा मंडियों में जाकर के अपना अनाज बेच रहे हैं और उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए, ठीक है। बाकी तो देखो डेटा एनालाइज किया हुआ है, बाकी एक मेन जो चीज़ थी वो हमने देख ही ली है। फिर आप देख सकते हो स्लीपलेस इन इजराइल, इंडियन नर्सेज हैंग ऑन फॉर फैमिलीज। अब इंडियन नर्सेज भी वहाँ पे फंस गई हैं। तो बेसिकली अगर हम टोटल देखें ना वहाँ पे, तो 2019 तक का जो डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी है इजराइल में, वहाँ पर लगभग 14,000 इंडियन नेशनल्स वहाँ पे इजराइल में रहते हैं, जिनमें से 13,200 तो ऐसे हैं जो कि केयर गिवर की तरह काम करते हैं, बूढ़े लोग हैं या फिर हेल्थ केयर वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, जिनमें नर्सेज भी हैं। अब होता क्या है, केरला में आपको पता है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स की बात करें तो वो अच्छा चल रहा है। दूसरा, वहाँ पर जो लड़कियां हैं जो वो ज़्यादातर नर्सिंग कोर्सेज के ऊपर प्रेफरेंस रखती हैं, तो इंडिया में जॉब करने की बजाय वो आउट ऑफ इंडिया जाना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि इजराइल में अगर वो जाती है ना तो उनको मंथली 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक का उनको मिल जाता है। तो ऐसे में वो अपने घरों को छोड़ करके, और इजराइल में जाने के लिए उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता नहीं है, क्योंकि इजराइल को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला हुआ है, दैट इज इमिग्रेशन क्लियरेंस नॉट रिक्वायर्ड। अब आप देखोगे आगे, ये देखो आपके सामने ECNR, इस कैटेगरी में इजराइल आता है। तो ऐसे में एमिग्रेशन, दैट मीन्स इंडिया को छोड़ करके जो लोग भी इंडिया को छोड़ करके इजराइल जाते हैं तो वो एमिग्रेंट्स हो गए, ठीक है। तो उनके लिए क्लियरेंस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स कि इंडिया के लोगों को इजराइल में सेटल होने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे में जो केरला से जो नर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ चली जाती हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है वो आपको पता ही है कि एक तरफ हमास है जो कि गाज़ा पट्टी से चल रही है, अपनी लड़ाई को लेकर के खड़ा है, तो दूसरी तरफ इजराइल की सरकार है, उनके बीच में कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ चल रही हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं रोज़ 10-15, तो ये तो केवल फिगर आ रहा है, पता नहीं कितने लोगों की वहाँ पर डेथ हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरा क्या होता है कि इजराइल में जाने के लिए इन नर्सिंग स्टाफ के मेंबर्स को कोई आइलेट्स की एग्ज़ाम नहीं देनी होती है, जैसे इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसको पास नहीं करने की ज़रूरत है, ना ही OET पास करने की ज़रूरत है। OET पास करने की ज़रूरत है, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। मतलब इंग्लिश के लिए एग्ज़ाम देने की बजाय उनको केवल और केवल एक शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, हिब्रू जो है वो इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आप ध्यान रखोगे, हिब्रू जो है वो इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हिब्रू लैंग्वेज में एक कोर्स करके जाने की ज़रूरत है, और उसमें आसानी से फिर वहाँ जाकर के 1 लाख से 1,30,000 रुपये तक पर मंथ आसानी से कमा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बट वही चीज़, अब तो वहाँ पर इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डरी हुई है हमारी नर्सें जो है वहाँ पर फंसी हुई है, वो वेट कर रही है कि कैसे भी करके वहाँ से निकल सके। बट टाइम बताएगा आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। जो मेन पॉइंट थे वो हमने देख ही लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लोगे, इमिग्रेशन क्लियरेंस नॉट रिक्वायर्ड। ओके, आगे चलते हैं हम। अभी क्या है, एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसका नाम है इंडियाज़ प्लेस इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, कि जैसे ही ये बीमारी खत्म होगी तो उसके बाद में इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्ल्ड लेवल पे। तो उसमें जो की नोट एड्रेस था, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उन स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्होंने ये कहा कि देखो पैंडेमिक से पहले अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारी सिचुएशन कुछ और थी, आज के टाइम पे सिचुएशन कुछ और है। सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो ये कि हमारे यहाँ पर NBFCs हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रही है, तो बैंकिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों को बूस्ट देना हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अगर सही से काम करेगा तो ही क्रेडिट ईजी कंडीशंस पे अवेलेबल हो पाएंगे, और सस्ते में जब लोन अवेलेबल होगा तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। एक टाइम था जब हमारे यहाँ पर पिछले साल जो लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पे PPE किट्स का इनका कितनी शॉर्टेज थी, जबकि आज इनकी जो
पीपीई किट्स की, मास्क की, इनकी कोई शॉर्टेज नहीं है। दूसरा, लॉकडाउन की जो एक कह सकते हैं ना एक कड़ाई जो बढ़ती जानी है, वो भी अब की बार इतना ज़्यादा टाइट नहीं है, क्योंकि स्टेट्स को अपनी कंडीशंस के हिसाब से लगाने के लिए कहा। क्योंकि पिछली बार तो नेशन वाइड लॉकडाउन अप्लाई किया गया था, बोला अब की बार ऐसा कुछ नहीं करने की बात हुई है, और ये कहीं ना कहीं काम भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मोर और लेस थोड़ी थोड़ी ट्रैक पे तो है नहीं, पिछली बार तो बिल्कुल ब्रेक से लग गए थे। दूसरा, अभी जो बजट के टाइम पे अनाउंस किया गया था डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनको एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, जिससे कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया जा सके। बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू चलेगा और ये हम डेफिनेटली करेंगे ही। दूसरा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको हम बैड बैंक भी बोल रहे हैं, इसके बारे में हमने एक आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया था, बोले ये चीज़ें हम जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब आपके लिए टास्क क्या है इस आर्टिकल से मैंने जो निकाला है, दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ोगे और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पढ़ना है आपको। इसके अलावा तो देखो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के इनसे सवाल पूछा गया, तो देखो आत्मनिर्भरता के सवाल को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं। तो ऐसे में एक तो हो जाता है आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंस, और दूसरी तरफ आप बात करते हो ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट क्लियर दिया हुआ है कि एक तो क्या है कि हमारी ज़रूरतें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ही प्रोड्यूस होकर के फुलफिल की जा सके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी ने अपने दरवाजे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बंद किए हैं। हम इंटीग्रेटेड मैनर में काम करना चाह रहे हैं, पर हमारी कोशिश ये है कि क्यों ना हमारे एमएसएमईज ही जो वर्ल्ड लेवल पे एक प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को ध्यान में रखते हुए और अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाएं, जिससे कि हम एक्सपोर्ट को बूस्ट कर पाएं। तो ये है आत्मनिर्भर भारत का मेन जो मॉडल है वो। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केयर्न इंडिया, और आपको पता है वोडाफोन के साथ में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस चल रहा है, ठीक है। तो इसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस को लेकर के ज़्यादा मुद्दा फंसा पड़ा है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस का मतलब हो गया कि आज के टाइम पे आप कानून लेकर के आते हो और बोलते हो कि 2019 से ये कानून अप्लाई होता है, और वो भी टैक्सेशन को लेकर के, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बोला जाता है। तो बोला ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगे, पर हाँ जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने सवाल उठाया है कि भारत सरकार जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती, या टैक्स लगाने में उनको रेगुलेशन करना पड़ेगा, या इंटरनेशनली जो भी चीज़ें हैं उनके सामने नेशनल चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं सॉवरन राइट जो है इंडिया का टैक्स लगाने को लेकर के, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। तो इसमें हम कहीं ना कहीं हमारे खुद के हिसाब से डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाएंगे, हम पीछे से टैक्स लगाएंगे या बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे कंपनीज को, ऐसा बिल्कुल भी मानस नहीं है। पर हम हमारी सॉवरेनिटी को भी नहीं खोएंगे, ये चीज़ इन्होंने बोली। दूसरा पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है अब की बार। तो बेसिकली ये बात बोली जा रही है यूनाइटेड किंगडम के जो मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट है, जिनका नाम है लॉर्ड गैरी ग्रिम्स्टॉन, तो उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन के टाइम पे ये चीज़ बोली। तो बेसिकली बात क्या है कि देखो इंडियन कंपनीज लगभग 850 के लगभग यूके में ऑपरेट करती है, और बोल रहे हैं कि 1,16,000 के एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर रिक्रूट करके रखती है। तो दोनों कंट्रीज़ की अगर कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी क्या है, यूके भी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया, तो एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग पार्टनर की तरह निकल के आएगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन से यूके निकल गया है, तो अब वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे नेगोशिएट कर पाएगा इंडिया के साथ में, और इंडिया का ऑलरेडी प्रेजेंस है यूके में। तो ऐसे में दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहली चीज़, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक तरफ जहाँ पर गुड्स की पहले बात होती थी, तो अब गुड्स के साथ में सर्विसेज की बात करो, एग्रीकल्चर फूड की बात करो, फार्मास्यूटिकल्स की बात करो, ये सारी चीज़ें। तो एक तरफ तो इंडिया तो चाहता है यूके के मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स को एक्सेस करना, जिसमें आप देख सकते हो एग्रीकल्चर फूड को यहाँ से भेजना चाहता है इंडिया, फार्मास्यूटिकल्स के लिए मार्केट ओपन चाहता है। दूसरी तरफ यूके चाहता है कि इंडिया में सर्विस सेक्टर में वो पार्टिसिपेट करे। तो दोनों में कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर देखिए क्या इम्पेडिमेंट्स हैं, मुश्किलें क्या हैं,
इंडिया एक कॉम्प्लिकेटेड कंट्री बताया जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब इसका ये है कि आप देखो, आप कुछ सोच के आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो, बट उसके बाद में पता पड़ता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे सरकारें बदल गई तो भी कहीं ना कहीं बिहेवियर चेंज होना देखने को मिलता है। तो एक तो ये चीज़ बताई जा रही है। दूसरा कि बोला बिजनेस हाउसेस भी कहीं ना कहीं तैयार हैं हमारी तरफ से भी कि इंडिया के साथ में हमें एंगेज करना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए G7 समिट में इंडिया को इन्वाइट किया गया है और ये एक मैनिफेस्टेशन है कि अब जल्दी से जल्दी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इमर्ज होकर आने वाली है इंडिया और यूके के बीच में। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में यूके अपनी तरफ से अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए पूरा तत्पर है। तो पॉइंट क्या आ रहा है, यूके और इंडिया के बीच में जल्दी ही कुछ अच्छा होने वाला है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज इंडिया को जरूरत है कि वो अपनी पॉलिसी चेंजेस में, मतलब पॉलिसी में रिफॉर्म्स लेकर के आए। ठीक है, तो यहां पर देखो, एक तो आप देख सकते हो परचेजिंग पावर पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि 2025 आते आते इंडिया कहां स्टैंड कर रहा है, जबकि इसके ऊपर की तरफ आप देखोगे इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, चाइना, रशिया, टर्की, ये ऊपर तक परफॉर्म करेंगे IMF के हिसाब से। और सिमिलरली अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 2024 में इंडियन जीडीपी यहां पर मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहां पर राइटर कुछ सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि अभी जब से कोविड-19 पैंडेमिक का आउटब्रेक हुआ है, बोला इंडिया ने अपने डोर्स थोड़े थोड़े बंद करने शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं अपनी पुरानी जो एटीट्यूड थी बोलो वो लानी शुरू कर दी। जैसे कि हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की थी ना, एग्जैक्टली उसी को रिकॉल करने की बात कर रहे हैं। बोलो मेरे दोस्त राज कृष्णा ने एक कॉन्सेप्ट दिया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जिसमें इंडियन इकोनॉमी 3 से 4% की रेट से ग्रो कर रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देगी अगर वो रेट फिर से अचीव कर लेता है इंडिया। जहां पर इंडियन इकोनॉमी 1990 के दशक में 5% की रेट से ग्रो कर रही थी अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें। दैट मीन्स कि आपकी करेंसी या आपकी इकोनॉमी में कोई भी प्रोडक्ट को या कोई भी सर्विस को अगर कोई परचेज कर रहा है तो उसमें कितनी कैपेबिलिटी है आपकी कंट्री के अंदर, उसको परचेजिंग पावर पैरिटी के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1990 में जब 5% जब ग्रो कर रही थी इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, जीडीपी ग्रोथ देखें जो कि 2025 में केवल 15% तक पहुंच पाएगी, जबकि चाइना की इकोनॉमी 1990 में सेम वो 5% पर थी परचेजिंग पावर पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि 2025 आते आते 35% पर चली जाएगी। तो जरूरत क्या है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट यहां पर उठाना चाह रहे हैं वो ये कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। एक तो यहाँ पर इन्होंने सीधा अटैक किस पे किया है कि बोला डीमोनेटाइजेशन जो था ना वो बहुत ही एक मतलब क्रेजी स्टेप था, इसकी बजाय आपको बैंकिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स लाने चाहिए थे। अभी तक बैंकिंग सेक्टर में हमारे बोला कि आपने कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखा, उसके बावजूद आपके एनपीएस बढ़ते चले जा रहे हैं, बैड लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने वाली है। तो क्यों ना आप अपनी इकोनॉमी को कॉलेप्स से बचा सको, और उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा कि जो ग्लोबल ट्रेंड है उसके साथ में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे कि बांग्लादेश ने अपनी तरफ से जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इस आर्टिकल पे एक बार आप नज़र खुद मारोगे, बहुत ही अच्छा पोर्शन है ये। कहीं ना कहीं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशन भी मिलेंगे आपको, कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलेगी। बाकी ये तो आपको पता पड़ ही गया ना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, 3 से 4% राजकृष्णा इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोविड के केसेस नियामगिरी हिल्स में रहने वाले ट्राइब्स में भी मिले हैं, जो कि बहुत ही एक सेक्लूडेड ट्राइब्स हैं, जो एकांत में रहने वाले ट्राइब्स हैं उनमें। तो नियामगिरी में भी डोंगरिया कोंड ट्राइब है ये। ठीक है, खोंड ट्राइब, ये नाम लिख लेना, डोंगरिया खोंड ट्राइब। ये कहाँ पर रहती है? खोंड ट्राइब, कोंड ट्राइब, कोंड। ठीक है, ये ट्राइब नियामगिरी हिल्स में आपको मिलेंगी। ये नियामगिरी हिल्स जो हैं वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा वाले रीजन में है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूज़ से, फिर मैप पे भी देख लेंगे। अच्छा, ये ट्राइब्स में इम्यूनिटी की एक तो क्या है कि ये बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत कम है, मतलब खाने पीने का भी इतना नॉर्मल जो होता है वो उतना नहीं होता, वो अपने आसपास के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसे में कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई थी ना, तब तो देखो कोई असर था नहीं इस ट्राइब के ऊपर, बट अब की बार जो है तो सेकेंड वेव जो आई है इसमें अभी वहाँ पर केसेस आने लग गए हैं। तो ये चिंता की बात है,
क्योंकि ये ट्राइब जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स में कंसिडर की जाती है, जो कि अनटच्ड है। दैट मीन्स ये बिल्कुल आइसोलेटेड मैनर में रहने वाले ट्राइब्स हैं। तो आपके लिए टास्क आ गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस नियामगिरी हिल्स के बारे में कि ये लोकेटेड कहाँ पर है। मैप देख लेते हैं। ये देखो आपके सामने मैप है इंडिया का। ये है उड़ीसा का स्टेट और नियामगिरी हिल्स यहाँ पर लोकेटेड है, जो कि लगभग आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास में लोकेटेड है। ठीक है, तो ऐसे में इस नियामगिरी हिल्स में यहाँ पर ये इन्फेक्शन के केसेस देखे गए हैं। तो आप ध्यान रखोगे इस चीज़ का, गलती मत कर देना। नियामगिरी हिल्स मैच द फॉलोइंग में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप जरूर टिक सही लगाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून जो इंडिया में आता है, वो बोले केरला कोस्ट को हिट करेगा 31 मई को। ये बात कही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस में तो हमारे यहाँ पर 1 जून को आता है। आपने भी एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ी होगी, जो 11th वाली बुक है ना, सेकंड बुक इंडिया वाली, इंडिया एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंडियाज एनवायरनमेंट समथिंग, उस बुक में पूरा मैकेनिज्म समझाया हुआ है। तो 1 जून को हम नॉर्मली मानते हैं कि मालाबार कोस्ट को हिट करती है ये जो मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून जो आता है वो। बट अब की बार बताया जा रहा है बोले 31 मई को आ जाएगा। और अब ये देखो मॉडलिंग की जाती है सॉफ्टवेयर में, सिमुलेशन किया जाता है। तो ऐसे में 4 दिन की टॉलरेंस भी रखी है कि 4 दिन पहले या बाद में भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि एक्यूरेट 31 तारीख को ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात ये बताई गई है कि जो पिछली बार ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, उसमें ये कहा था कि जो अब की बार मानसून है वो नॉर्मल रहने वाला है। तो नॉर्मल में ये बताया है कि इंडिया में आप देखते हो कि लगभग 98% रेनफॉल हमारी जो एक स्टैंडर्ड जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो पिछले 30 सालों का एवरेज हमने निकाला हुआ है, तो बोलो उसका 98% तक हमें रेनफॉल रिसीव होगा। तो ऐसे में इसको नॉर्मल कंसिडर किया जा रहा है। और वो कितना है? 88 सेंटीमीटर। तो ये डेटा थोड़ा सा आप नोट डाउन करके रखना। कभी भी रेनफॉल या फिर आपको अभी जैसे इंडियन एग्रीकल्चर की बात की जाए, एग्रीकल्चर जो है वो गैम्बल ऑफ मॉनसून है, तो कभी आपको लिखने के लिए काम आ सकता है, या फिर आपके प्रीलिम्स में फैक्ट चीज़ों पर भी काम आ जाए कभी। ठीक है ना। तो लॉन्ग पीरियड में अगर हम देखें उसके कंपेरिजन 98% हम रेनफॉल रिसीव करने वाले हैं, जो कि एवरेज कितना होगा? 88 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में आ जाती है कि ला नीना कंडीशन जो प्रिवेल कर रही थी पिछले साल नवंबर तक, वो तो बोले एंड हो चुकी है। अब अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का जो है इफेक्ट, उसका फेज शुरू होने के पहले की स्टार्टेज है, मतलब एक तरीके से न्यूट्रल फेज चल रहा है। न्यूट्रल का मतलब कि नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। और कहां पर होता है ये ला नीना और अल नीनो का इफेक्ट? ये आपको देखने को मिलता है जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है वहां पर। तो अब इस चीज को समझने के लिए अपन मैप पे चलते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पर है ये मैप। तो एक तो नॉर्मल कंडीशंस की बात करो। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? यहाँ पे ये प्रिवेल कर, ये नॉर्मल कंडीशंस में बैलेंस बना रहता है यहाँ पे टेम्परेचर का। ठीक है, ये हो गया पैसिफिक ओशन, इसमें ये सर्कुलर शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इक्वेटोरियल वाटर्स हैं, इसका मतलब हो गया ये हॉट है, रेड दिखा रखा है। और ये हो गया कैसा? कोल्ड वाटर। तो ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है ना इधर से, ये है ओशियन करंट्स। ठीक है, ओशियन वाटर करंट्स। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रही है, जिसको मैं अभी नोट कर रहा हूँ, दैट इज पेरुवियन करंट इसको बोला जाता है, जो कि कोल्ड वाटर करंट है। इसको हम्बोल्ट करंट भी बोल दिया जाता है। सिमिलरली ये जो करंट है दैट इज इक्वेटोरियल करंट। तो ऐसे में आप देखोगे कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती है और यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रिवेल करता है। अब अगर कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ पर ये जो पेरुवियन करंट है ये प्रिवेल कर रही है इस इक्वेटोरियल करंट पे, दैट मीन्स यहाँ पर जो पेरू की कोस्ट है या फिर साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डाउन चला गया। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो गया, तो इस कंडीशन को बोल दिया जाता है ला नीना। और सॉरी, और अगर ला नीना आ गया कंडीशन में, तो आप मान के चलो इंडिया में मॉनसून अच्छा रहता है। थोड़ा सा आप ये समझो। ठीक है, और दूसरा इसका जस्ट रिवर्स समझो कि अगर मानो कि ये इक्वेटोरियल करंट है, ये प्रिवेल करे किस पर? इस ठंडी पेरुवियन करंट पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर राइज। और इस टेम्परेचर राइज वाली कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है? अल नीनो। और अल नीनो की कंडीशन में इंडिया में रेनफॉल कम होता है।
अब इसका मैकेनिज्म आप सिंपल सा समझने की कोशिश करो तो मैं ला नीना का समझाता हूं। देखो यहां पर अगर ठंड हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया जी, ला नीना की कंडीशन में टेम्परेचर फॉल, दैट मीन्स ठंड। इसका मतलब आप देखोगे यहां पर हाई प्रेशर कंडीशन बनेगी, ठंडी हवा क्या होती है, नीचे बैठेगी, हाई प्रेशर कंडीशन। और इधर जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है इधर लेफ्ट में, यहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज, दैट मीन्स लो प्रेशर। तो हवाओं की दिशा क्या होगी, ये दिशा, इस दिशा में हवाएं चलेंगी, और इस दिशा में हवाएं चलेंगी तो यहां से फिर हवाओं का इक्वेशन यहां बनेगा, और इसका फोर्स जो है कहीं ना कहीं इंडिया में रेनफॉल ज्यादा करवाने के लिए हेल्प करेगा। तो ला नीना की कंडीशंस तो इंडिया में मानसून लाने में बहुत हेल्पफुल होती है। जबकि उलट करो आप यहां पर कि अगर अल नीनो आ गया तो यहां पर टेम्परेचर राइज होगा, दैट मीन्स लो प्रेशर, और लो प्रेशर में हवाएं उल्टी चलना शुरू हो जाएंगी, तो इंडिया में जो है मॉनसून है वो वीक हो जाता है। तो अब की बार क्या बताया जा रहा है कि अल नीनो का जो असर है, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन को बोला कि साउथ की तरफ ये ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के साउथ में, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ENSO, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो ऐसे में ये न्यूट्रल फेज में चल रहा है, तो नॉर्मल मॉनसून रहने के चांसेस हैं। तो ये आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए थोड़ा सा टास्क क्या है कि आप जाओगे बुक में और निकालोगे आपके इस मॉनसून वाले चैप्टर को, रेनफॉल वाला जो पूरा चैप्टर है ना उसको ढंग से पढ़ लेना, इंडिया में रेनफॉल वाला, है ना। साथ में इंडिया के अंदर हम मॉनसून को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं, क्योंकि जितना रेनफॉल एनुअली हम रिसीव करते हैं ना उसका 70% तो मॉनसून के टाइम पे ही हो जाता है। अच्छा, इस मॉनसून को हम साउथ वेस्ट मॉनसून ही क्यों बोलते हैं, तो इसका सिंपल सा मेथड क्या है, यह आपके सामने इंडिया का मॉनसून, इंडिया का मैप है। तो ऐसे में ये हवाएं यूं उठ करके जाती हैं, ठीक है। अब दिशा क्या है ओरिजिन की, साउथ वेस्ट। अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखो तो इस डायरेक्शन से ओरिजिन होकर के फिर हवाएं चल रही हैं, तो ओरिजिन के हिसाब से ही हवाओं का नाम डाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे में साउथ वेस्ट मॉनसून बोल दिया जाता है, और मॉनसून का मतलब जो सीजन के हिसाब से हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो, ऐसी हवाओं को मॉनसून बोल दिया जाता है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून से हमारे यहाँ पर 70% रेनफॉल रिसीव होता है पूरे साल में, जितना हम रिसीव करते हैं उसका। आगे अगर न्यूज़ देखें तो साइक्लोन ताउक्ताए ये है जो आज से बनना शुरू हो गया, और 17 मई आते आते और ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में कंसिडर होने लग जाएगा। तो चांसेस ये हैं कि ये इंडिया के कोस्ट को हिट करेगा, और मेनली जो है ये हेडिंग किसकी तरफ है, इस तरफ बढ़ किस तरफ रहा है, गुजरात, और जो गुजरात से लगी हुई पाकिस्तान की जो तटीय एरिया है वहाँ पर। तो सीवियर कैटेगरी में तब आ जाता है जब आप देख सकते हो विंड स्पीड जो है वो 150 से 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलनी शुरू हो जाए, और ये चीज़ बोली गई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आपके लिए टास्क क्या आ गया है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो जेनेसिस है, साइक्लोजेनेसिस बोलते हैं, साइक्लोन के जनरेट होने की या प्रोड्यूस होने की या डेवलप होने की कंडीशंस हैं, उनको आप अच्छे से देखोगे, नंबर 1। नंबर 2, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग रीजन्स में नाम क्या है वो भी आप जानोगे, ठीक है ना। ये टास्क मैं आपसे इसलिए करवाता हूँ कि खुद से करी हुई चीज़ें देखो, इससे आपकी ट्रेनिंग हो रही है। एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा धीरे धीरे, और फिर उससे इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि अब देखो अगर आपको शॉर्ट में ख़त्म करना है सारा कुछ तो आपके सामने ये वीडियोस अवेलेबल होते हैं, बट आपकी जब हैबिट बन जाएगी ना, रीडिंग हैबिट्स, कि कौन सी चीज़ को कैसे रिलेट करके पढ़ाई करनी होती है, तब जा करके आप अच्छे एस्पिरेंट बन पाओगे, तब जा करके आप सक्सेस की तरफ और अच्छे से कदम बढ़ा पाओगे। ये मेरा टारगेट है। अच्छा, इंडिया की दोनों तरफ अगर हमने अभी मैप देखा तो आपको पता है इस तरफ तो अरेबियन सी है, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, और दोनों के दोनों इंडियन ओशियन का नॉर्दर्न एक्सटेंशन है। तो बोले हर साल 3 से 4 साइक्लोन्स वो आते हैं, जिनमें ज़्यादातर तो बे ऑफ बंगाल में जनरेट होते हैं, और दूसरी तरफ देखो तो अरेबियन सी में भी अब इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है। इसकी वजह क्या होती है, सिंपल सा बताता हूँ मैं, कि अगर आप इंडिया का मैप देखो तो इधर तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और इधर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पर क्या हीटिंग जब होने लग जाती है ना तो लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं साइक्लोन जनरेट हो जाते हैं। या आप मैकेनिज्म पढ़ोगे ना जब, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में। अब इंडिया के लिए घातक बे ऑफ बंगाल वाला क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ अगर इधर से रोटेट हो रही है तो अर्थ के ऊपर की जो चीजें हैं वो किस तरफ जाने की टेंडेंसी रखेंगी, ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे में बे ऑफ बंगाल में जनरेट होने वाले जो साइक्लोन्स हैं वो क्या करेंगे, इंडिया की मेन लैंड को हिट करते हैं।
तो लॉसेस इससे ज़्यादा होता है। जबकि अरेबियन सी में जो जनरेट होते हैं ना साइक्लोन्स, वो क्या करेंगे, हिट तो करेंगे पर वो इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते जितना कि बे ऑफ बंगाल वाले होते हैं, क्योंकि इनका मूवमेंट किस तरफ है, इधर, इसका मूवमेंट किस तरफ है, इस तरफ। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि दोनों तरफ से जब हवाओं को अगर सही तरीके से समझे साइक्लोन की, तो जो बे ऑफ बंगाल से आने वाली हवाएं हैं वो तो मेनलैंड में डैमेज करती हैं, जबकि ये जो हवाएं हैं ये दूर जाकर के ओमान की तरफ जाकर के, इस ईरान की तरफ जाकर के डैमेज ज़्यादा करेंगी। ठीक है, तो बस वही है थोड़ा सा, पर फिर भी देखो एक बार तो जब जैसे ही लैंड पे हिट करते हैं ना ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर लेकर के आते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है। पिछली बार हमने देखा था निसाग्रा नाम से भी एक सीवियर साइक्लोन आया था, जून के टाइम पे जनरेट हुआ था। उसमें देखो मुंबई क्या, महाराष्ट्र में जो रायगढ़ या फिर अलीबाग करके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे, तो इसलिए हम कहीं ना कहीं थोड़ा अलर्ट रहें तो अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पंजाब की कोवोवैक्स होप। तो बेसिकली कोवोवैक्स क्या है, पहले तो हमें ये पता पड़ जाए, ये कोवोवैक्स बोल रहा हूँ मैं, कोवैक्स क्या है। कोवैक्स एक प्रोग्राम है जिसको शुरू किया गया है WHO के द्वारा, दो और इंस्टीट्यूशन ने मिलकर के। एक का नाम है गावी, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, और दूसरा है सेपी, दैट इज कोलिशन फॉर एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। तो इन तीनों ने मिलकर के एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया कि हम एक ऐसा मार्केट तैयार करेंगे कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन्स हैं उनके लिए, जिससे कि हर एक कंट्री आसानी से वैक्सीन अवेल कर सके एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर। तो ऐसे में ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसमें सप्लायर भी होंगे, जिसमें इंडिया भी एक बहुत बड़ा सप्लायर बन के उभरा है, और दूसरी तरफ लेने वाले भी होंगे, खरीदने वाले भी होंगे। तो ऐसे में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नई वैक्सीन पॉलिसी लॉन्च की है ना, तो स्टेट्स में पैनिक सा होने लग गया है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज होने वाली है हमारे यहाँ पर। तो इसमें पंजाब सरकार ने कोवैक्स वाला जो ऑप्शन है इसको एक्सप्लोर करने की बात की है कि WHO वाला जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हम भी एनरोल कर देंगे तो हमें भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा। बट यहाँ पर जो इसमें अमिताभ सिन्हा जी हैं वो सीधा सा एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोवैक्स जो है वो अभी नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ में एंगेज कर रहा है। मतलब हो गया कि पंजाब की सरकार तो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब क्या हो गया, सब नेशनल गवर्नमेंट है। तो क्या सब नेशनल गवर्नमेंट होते हुए पंजाब एक्सेस कर पाएगा वैक्सीन को, ये बहुत बड़ा सवाल है, टाइम बताएगा। बट पंजाब ने अपनी तरफ से इस चीज़ को शो किया है। बाकी आपको पता ही है दिल्ली सरकार ने या जो मुंबई में ये जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने भी तो इंटेंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाने की बात की है कि कैसे भी करके हमारे यहाँ पर जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, वो हमें सप्लाई दे दे। तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये कंपटीशन है। बट वही बात है, अभी क्लैरिटी नहीं है कि पंजाब सरकार की ये जो डिमांड है ये पूरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो बंगाल के फार्मर्स को पहली बार पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, उसको लेकर के देखो खींचातान तो चल रही है। इलेक्शन अभी बंगाल में ख़त्म हुए हैं, तो ऐसे में देखो खींचातानी तो हमारे इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये स्कीम किस बारे में है, क्या है ये। देखो PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसको हम बोलते हैं PM किसान, ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। मतलब केंद्र सरकार पूरा इसका खर्चा वहन करती है, जिसमें हर साल 6,000 रुपये किसानों के परिवारों को ट्रांसफ़र किए जाते हैं 3 किश्तों के अंदर। ठीक है, 2-2 हज़ार की 3 किश्तों के अंदर। अब आप देखोगे इसका अनाउंसमेंट किया गया था जनरल बजट ऑफ 2019-20, जब लोकसभा के इलेक्शन होने वाले थे ना 2019 के, उसके जस्ट पहले बजट में ये अनाउंसमेंट किया गया था। इसलिए इसको क्या बोल दिया, इंटरिम बजट अनाउंसमेंट। फिर उसके बाद में इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू कब हो गया था, 1 दिसंबर 2018 से इसका इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया था, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी गई थी दिसंबर मार्च वाला जो स्लॉट निकलता है 3 वाला, ये 4 महीने वाला। तो इसमें 2018-19 में ही पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कर दी गई थी। तो एक तो ये प्रोविजंस बड़े इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आगे कि स्कीम काम कैसे करती है, इसके बारे में हमने पहले भी देखा था, तो एक ब्रीफिंग कर लेते हैं। इसमें देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है, 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट सीधी अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है फार्मर की। अच्छा, फार्मर्स के लिए क्या काम है, देखो फार्मर्स अपने अकाउंट की डिटेल और आधार कार्ड की डिटेल वो कलेक्शन की जाती है स्टेट नोडल ऑफिसर के द्वारा, उनको दे दी जाती है। और स्टेट नोडल ऑफिसर जो है वो फार्मर्स के बैचेज बनाता है, ग्रुप बना करके,
और फिर सेंड कर देता है मिनिस्ट्री के लिए, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है ना, उनके पास में ये पूरी डेटा भेज देता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे ये जो डेटा भेजना है इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, कि हाँ बिल्कुल आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा। फिर जैसे ही मिनिस्ट्री के पास में ये डेटा जाता है, मिनिस्ट्री फंड ट्रांसफ़र करती है, और ट्रांसफ़र करने के बाद में वो फंड किसके पास में जाता है, जो SNO है, स्टेट नोडल ऑफिसर है, उसके पास में एक अप्रूवल के लिए जाता है कि हमने आपको पैसा भेज दिया, आप अप्रूव कर दो। और जैसे ही फिर वो अप्रूव करेंगे तो जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, जिस बैंक के थ्रू ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, सरकार का भी तो कोई अकाउंट होगा ना किसी बैंक में, तो उससे वो फिर बाद में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पैसे सीधे किसान के अकाउंट में। तो ये मैकेनिज्म है पूरा काम करने का। तो इसी मैकेनिज्म को समझना था। बाकी बंगाल और सरकार में क्या खींचातानी हो रही है, तो अगर आप बंगाल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जरूर देखो, नहीं कर रहे हो तो एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट की जाती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के चलते ये स्कीम्स भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, जो कि वेलफेयर के लिए काम करना चाहती हैं किसानों के लिए। तो ये छोटा सा कमेंट आप डाल सकते हो। बाकी तो ये राजनीति है, फंसी पड़ी रहने दो, बस दूर दूर से समझते चलो और आगे बढ़ते चलो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इकोनॉमी पेज से, कि देखो साइबर रिस्क बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में डेटा स्टोरेज को लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपने स्टाफ को कहा है कि भाई आप अपना जो डेटा है ना वो प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज पे नहीं स्टोर करोगे, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गई या ड्रॉप बॉक्स, आई क्लाउड, इन पे आप स्टोर नहीं करोगे। तो अभी की पॉइंट्स क्या है, बस वो हमारे लिए काम के हैं, क्या गाइडलाइंस अभी रिलीज की गई है। तो सबसे पहली चीज़ कि जिन भी प्राइवेट क्लाउड जो भी सर्विसेज हैं वहाँ पर आपने डेटा स्टोर कर रखा, आप उसको एकदम सेपरेट करो। अगर कोई भी अभी मिल गया, कोई भी स्टाफ मेंबर की, गवर्नमेंट का स्टाफ मेंबर, कि अगर वो अपने डेटा को स्टोर कर रहा है कहाँ पर, इन प्राइवेट क्लाउड्स पे, तो बोला उनको पनिशमेंट लगेगी, उनके अगेंस्ट में पीनल एक्शन लिए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, इनको अपने हिसाब से अगर कोई डेटा का स्टोर करना है, कोई भी कंप्यूटर पे काम करना है, तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स इंटरनेट से कनेक्शन नहीं होना चाहिए उस कंप्यूटर का, नहीं तो क्या है, इंटरनेट के थ्रू साइबर अटैक होकर के डेटा चोरी हो सकता है। डर है ये, क्योंकि हुआ क्या है, अभी मुद्दा क्या है, वो ये कि गवर्नमेंट आईडीज हैक कर ली गई हैं, वेबसाइट्स हैक कर ली गई हैं, तो ऐसे इंसिडेंट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते हैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने गाइडलाइंस अपनी तरफ से रिलीज की है। दूसरा, एम्प्लॉय जो हैं उन एप्लीकेशंस का यूज़ करना या फिर उन वेबसाइट्स का यूज़ करना या मोबाइल इंटरनेट का यूज़ करना बंद करेंगे जहां पर उनकी लोकेशन की रिक्वायरमेंट की जाए। जैसे आप जैसे एप्लीकेशन यूज़ करते हो, बोलते ना कि दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्स योर लोकेशन एक्सेसिबिलिटी, तो आप अप्रूव करते हो, अलाउ करते हो, तो बोला ऐसी एप्लीकेशन को आप इग्नोर कर दो। हाँ, अगर मजबूरी आ जाए कि ऑफिशियल ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए आपको उस एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, तो आप यूज़ कर लो, बाकी अवॉइड करो। ये 3 चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इसके अलावा WTO से रिलेटेड ये बातचीत चल रही है, जिसमें वैक्सीन से रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के वेवियर की बात है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कहीं एक ऑप्शन मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की शॉर्टेज है वो पूरी की जा सकती है। तो एक आशा की किरण कब नजर आई, जब USA ने भी अपनी तरफ से एक ऑप्शन दिया है कि हाँ, कोविड-19 को रोकने के लिए जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिलैक्स करने के लिए रेडी हैं। बट सवाल जो है वो यूरोपियन यूनियन का और यूरोपियन यूनियन के जो दूसरे कंट्रीज हैं उनका है। बेसिकली पिछले साल जब वैक्सीन डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी थी, तब इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर के ये प्रपोजल दिया था WTO में कि भाई क्यों ना हम ट्रिप्स में जो एग्रीमेंट हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें कि इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जहां पर कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए तो उससे आसानी से उस परिस्थिति को निपटा जा सकता है। तो बोला ऐसी परिस्थिति अभी आन पड़ी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये ऑप्शन अच्छा है। तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट अपनी तरफ से ट्वीट करके बताए हैं। तो बेसिकली इसी चीज़ को बताया हुआ, बाकी और एक बार आप खुद देख लेना। ऐसे में हमारा जो कंटेंट था वो तो होता है कंप्लीट। अब मैप को जल्दी से एक बार देख लेते हैं। फिर अभी हम बात करते हैं गोदावरी रिवर की, अभी बात करेंगे। कृष्णा रिवर की हम बात कर चुके हैं, इंडस वैली की पहले बात कर चुके हैं, अब इंडस की पहले बात कर चुके हैं, अब है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर की अगर बात करें तो कंट्री आपको पता ही है इंडिया। स्टेट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन सारे स्टेट्स में गोदावरी का बेसिन फैला हुआ है। मतलब गोदावरी या तो खुद या फिर गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहीं ना कहीं इधर से फ्लो होकर के आती हैं। इसके अलावा आप देखोगे रीजन कौन सा है, ये वेस्ट इंडिया या फिर साउथ इंडिया, इन दोनों में मिला करके गोदावरी
फ्लो करती है। गोदावरी को साउथ की गंगा भी कहा जाता है। अब बात करें सोर्स की, तो सोर्स सिंपल सा है, त्र्यंबकेश्वर है नासिक महाराष्ट्र में, वहां से ये ब्रह्मगिरी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। तो ये बिल्कुल याद रखोगे आप, ठीक है ना, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, यहां से इसका ओरिजिन होता है। और माउथ कहां पे बनाती है, ये जाकर के गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। और वो भी कहां पर, इसकी लोकेशन कहां पे है, अंतर्वेदी ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश, इंडिया। दैट मीन्स आंध्र प्रदेश में इसका माउथ बनता है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की तरफ। अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें देख सकते हो आप, तो एक तो बाणगंगा, कड़वा, शिवाना, पूर्णा बहुत इंपॉर्टेंट है, कदमा, प्राणहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती बहुत इंपॉर्टेंट है, तालीपेरू और सबरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और धरना। ये नाम आप याद रखोगे, बाकी ये 4 नाम तो आपको एनी हाउ याद रखने ही है, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। इसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो इसमें आप देखोगे नसारडी, परवरा, सिंधपाना, मंजीरा, मनईरा, किन्नरसानी। इसमें मंजीरा और परवरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम तो सबके देखने हैं, पर ये आप भूलोगे नहीं जिनको मैंने अनसर्कल किया है। अब देख लेते हैं गोदावरी बेसिन का मैप। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है गोदावरी का बेसिन। यहाँ से ब्रह्मगिरी, दैट मीन्स त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, नासिक के पास से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर, और फिर उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश में एंटर होगी। अब आंध्र प्रदेश में एंटर होती है तो महाराष्ट्र से 2-3 रिवर्स और आती हैं, जिनमें एक तो है पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। ये तीनों मिलकर के बन जाती है प्राणहिता। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, प्राणहिता रिवर पर ही है बाहुबली। माहिष्मती प्राणहिता रिवर पर ही लोकेटेड थी। पुराने एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, कभी आपने पढ़ा हो तो नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि प्राणहिता रिवर के कोस्ट पे ही माहिष्मती नगरी थी, और वहीं पर बाहुबली का जो पूरा एक सिनेरियो बताया गया था वो वहीं का है, ठीक है। तो प्राणहिता बनती है पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा के द्वारा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हो आ चुकी हैं। ऐसे में ये 4 नाम आप याद रख लोगे। फिर इसके अलावा इंद्रावती, जो कि उड़ीसा से ओरिजिन होती है और छत्तीसगढ़ से होती हुई और फिर ये आकर के आंध्र प्रदेश में आके मिल जाती है, किसमें, गोदावरी में। आंध्र प्रदेश मतलब तेलंगाना वाले रीजन में, अभी तो डिवाइड हो गया ना इसलिए। फिर गोदावरी आगे बढ़ती है, फिर इसके पहले थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाए हम, तो ये मंजीरा रिवर है, वो भी ज्वाइन करती है, जो कि महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होकर के आंध्र प्रदेश से घूम करके फिर बाद में गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बनती है। इसके अलावा गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखोगे तो सबरी एक और है, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। तो ये सर्कल किया हुआ जो कंटेंट है ना, इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ध्यान ही रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने गोदावरी रिवर बेसिन के साथ में आज का पूरा वीडियो डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।